अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आज हम स्टार्ट करेंगे बिज़नेस का चैप्टर 3 का, जो जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज इन विच बिज़नेस कैन ग्रो। अब बिज़नेस ग्रो करने के मेन दो ही वे हैं, एक इंटरनल ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। इंटरनल ग्रोथ की डेफिनेशन हम सिर्फ यहाँ से पढ़ लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंटरनल ग्रोथ आपको विद व्हेन अ बिजनेस एक्सपैंड इट्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस थ्रू प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट के थ्रू वो करता है। नॉर्मली ये इस तरह से होता है कि आप एक जगह पे आपकी शॉप है और वहाँ से आप काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आप उस प्रॉफिट को यूटिलाइज़ करते हैं नई जगह पे शॉप खोलने के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ जो है इसको हम ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बोलते हैं। फिर एक्सटर्नल ग्रोथ इज़ व्हेन अ बिजनेस टेक ओवर और मर्ज विद अनदर बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। एज वन बिजनेस इज इंटीग्रेटेड इनटू अनदर वन। तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। ये नॉर्मली एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ख़रीद लेता है या उसके साथ मर्ज हो जाता है, ज्वाइन कर लेता है। अब टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर और एक्विजिशन इज़ व्हेन वन बिजनेस बायज आउट द ऑनर ऑफ अनदर बिजनेस, out the owners of another business, which then become part of the predator business, the business which has taken it over। यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, उसको सारे के सारे बिजनेस को बाय कर रहा है। मर्जर इज व्हेन ओनर ऑफ टू बिजनेस जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस और टू फॉर्म वन बिजनेस, तो एक ही बिजनेस को वो बनाते हैं। अब मर्जर और टेक ओवर ये बेसिकली एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस हैं जिनको गवर्नमेंट ने बैन किया होता है ताकि कंपटीशन रिड्यूस ना हो मार्केट में। जब भी कंपटीशन रिड्यूस होता है तो मोनोपलीज होने का खतरा होता है। पीछे हमने पढ़ा था मोनोपलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोनोपलीज फिर अपनी पावर को क्या करती हैं, यूज़ करके एक्सप्लॉइट करती हैं कंज्यूमर को। उसके बाद है हमारे पास जो एक्सटर्नल ग्रोथ की कुछ टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन व्हेन वन फर्म मर्ज विद एंड टेक over another one in the same industry and at the same stage of production। ये याद रखें, सेम इंडस्ट्री एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर आप शूज़ बेचते हैं तो शूज़ बेचने वाली दूसरी शॉप को ख़रीदेंगे या उसके साथ जॉइन टुगेदर होंगे। आप फैक्ट्री को नहीं ख़रीदेंगे, शूज़ बनाने वाली फैक्ट्री को नहीं ख़रीदेंगे। जबकि वर्टिकल इंटीग्रेशन में इंडस्ट्री सेम रहती है लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाती है। यानी आप फैक्ट्री को ख़रीद सकते हैं या फैक्ट्री आउटलेट को ख़रीद सकती है। तो अगर फैक्ट्री को आप खरीदेंगे, आप बीइंग आउटलेट, अगर आप फैक्ट्री को बाय करते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दैट यू हैव बॉट द प्रीवियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कि आपने प्रीवियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन खरीदी बट इंडस्ट्री वुड बी द सेम। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को ख़रीद रहे हो। अगर आप एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न काम कर रहे हो तो आप आउटलेट को ख़रीद लेते हो। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब यही यहाँ डेफिनेशन हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। तो कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन बेसिकली होता है डिफरेंट टू बिजनेस टेक ओवर और मर्ज विद वन एंड अनदर हैविंग कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री। आप कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री को लेते हो एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। और इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि नॉर्मली बिजनेस जो है वो, अगर एक इंडस्ट्री आपकी अच्छी से ऑपरेट नहीं कर रही, सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर रही, तो दूसरे से प्रॉफिट इतना जनरेट हो जाता है कि आप जो डाउनफॉल पे चल रही है इंडस्ट्री, उसको आप क्या करते हो, चला सकते हो, उसकी कॉस्ट को कवर कर सकते हो। अब इसके कुछ हमें बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स आप पढ़ लें। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, द मर्जर रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपेटिटर। मैंने आपको पहले कहा कि कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है, कंपेटिटर रिड्यूस हो जाएगा, कंपेटिटर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप जो है वो क्वालिटी दें या ना दें, प्राइस जो मर्जी चार्ज करें, डजेंट मैटर। दे आर अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये भी मैंने आपको बताया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली कॉस्ट एडवांटेज हैं लार्ज स्केल बिजनेस पे करने के। यानी अगर आप जब भी लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं, जब भी आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ कॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं और वो कॉस्ट बेनिफिट को इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। और वो इतनी कॉस्ट कम हो जाती है कि आपकी प्राइस भी कम होती है, आप मार्केट में जो है वो एक्सेल करते हो, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट बिकती है क्योंकि आपकी सस्ती प्रोडक्ट होती है। द कंबाइंड बिजनेस विल हैव अ बिगर शेयर ऑफ टोटल मार्केट दैन आइदर बिजनेस बिफोर द इंटीग्रेशन। मार्केट शेयर बढ़ जाता है ऑब्वियसली। आप देखें, पहले कस्टमर आपके डिवाइडेड होते हैं, मार्केट शेयर मीन्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो अब पहले जो डिवाइडेड कस्टमर थे, अब वो कंबाइन हो गए, एक ही प्लेस पे आ रहे हैं, तो वो आपका शेयर बढ़ा हो जाएगा। फिर फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में है कि द मर्जर गिव एन एश्योर आउटलेट।
अब अगर आप देखो टेक ओवर फॉरवर्ड कर रहे हो, तो फॉरवर्ड का मतलब है आपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन खरीदी है, तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रिटेलर हो सकता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो। अगर से हम गाड़ियों की बात करते हैं, गाड़ियाँ बनाने का बिजनेस है, तो वो अगर अपनी आउटलेट, जैसे टोयोटा वाले अपनी आउटलेट बनाएंगे तो उनकी अश्योर्ड आउटलेट होगी, वहाँ पे चीज़ वो प्रेजेंट करके बेच सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो रिटेलर का था, नाउ इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द एक्सपेंडेड बिजनेस, एंड रिटेलर कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सेलिंग कंपीटिंग मॉडल ऑफ कार, यानी वो कंपेटिटर्स की कार को नहीं प्रेजेंट करेगा वहाँ पे। इन्फॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस कैन नाउ बी ऑब्टेन्ड। आप इन्फॉर्मेशन जो है कंज्यूमर और कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेज हैं और नीड्स हैं या टेस्ट है उसके बारे में अब आपको डायरेक्टली पता चलेगा, क्योंकि यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेलिंग। उसके बाद है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, के आप प्रीवियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन खरीदते हो। जब भी आप प्रीवियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन खरीदते हो, यानी आपसे फैक्ट्री हो, तो अब आप रॉ मटेरियल बनाने वाली जो आपको सप्लाईज कर रहे हैं कंपोनेंट या रॉ मटेरियल, उनकी आप क्या है उनको आप बाय कर लेते हो। जब आप बाय करते हो तो यू विल बी हैव अ अश्योर्ड सप्लाई ऑफ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सो द प्रोडक्शन वुड नॉट बी स्टॉप इन केस ऑफ अगर आपको कोई सप्लायर सप्लाई नहीं करता। फिर द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द सप्लायर इज एब्जॉर्ब, जारी बात है जिस तरह रिटेलर का प्रॉफिट एब्जॉर्ब हो गया, इस तरह सप्लायर का प्रॉफिट भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जिस तरह आपने रिटेलर को प्रिवेंट किया सेलिंग करने से कंपीटिंग मॉडल को, इस तरह आप सप्लायर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो किसी और को सप्लायर नहीं करें। फिर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इन सप्लाईज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कुड बी कंट्रोल, आप कॉस्ट कंपोनेंट के कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आए दिन सप्लायर आपको ये कहे जी प्राइस बढ़ गई है, अब इसकी कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, अब आप प्राइस भी बढ़ाएं, तो वो अब आप इस केस में नहीं होगा, अब आपकी कॉस्ट आपके हाथ में होगी, यू कैन कंट्रोल द कॉस्ट। उसके बाद आप आ जाएँ कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन का आपको क्या फ़ायदा होगा। कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन याद रखें आपको, मैंने पहले भी बताया कि डाइवर्सिफिकेशन जब भी होती है आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है, तो रिस्क स्प्रेड होता है, आपको नए आइडियाज़ भी मिलते हैं, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज़, ये हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। द बिजनेस नाउ हैज़ अ एक्टिविटी इन मोर देन वन इंडस्ट्री, अब उनका एक से ज़्यादा इंडस्ट्री में एक्टिविटीज़ हैं, तो दिस मीन्स दैट अ बिजनेस हैज़ डाइवर्सिफाइड इट्स एक्टिविटीज़ एंड दिस विल स्प्रेड द रिस्क टेकन बाय द बिजनेस, उनका रिस्क स्प्रेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज दैट अ न्यूज़पेपर बिजनेस टुक ओवर सोशल नेटवर्किंग कंपनी, अब अगर न्यूज़पेपर की डिमांड कम हो गई है तो सोशल नेटवर्किंग से एड्स चल जाएंगे उनके और वो उनसे अर्न कर सकते हैं। इसी तरह देयर माइट बी ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बिजनेस इवन दो दे ऑपरेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री। जिस तरह यहाँ पे कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी को बाय करती है, तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी के जो न्यू आइडियाज़ हैं उससे वो फ़ायदा उठा सकती है, वो किस तरह से प्रमोशन कर सकती है। अब इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह से प्रमोट कर सकती है, तो वो आप एजेंसी से जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है वो बेटर आइडियाज़ दे सकती है। उसके बाद आप आ जाएँ जी प्रॉब्लम लिंक टू अ बिजनेस ग्रोथ एंड हाउ दीज माइट बी ओवरकम। लेकिन जब भी बड़ा बिजनेस होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही होती हैं, लेकिन बड़े बिजनेस उन प्रॉब्लम्स को जो है वो उन प्रॉब्लम्स की वजह से बिजनेस करना नहीं छोड़ते बल्कि उनको ओवरकम करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है लार्ज बिजनेस इज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल चैप्टर 19 में भी पढ़ेंगे। डिसइकोनॉमी जिसमें इकोनॉमीज़ का मतलब है कॉस्ट बेनिफिट्स, ऐसी चीज़ें जिससे आपका कॉस्ट एडवांटेज हो, और डिसइकोनॉमीज़ का मतलब है जिससे आपकी कॉस्ट बढ़े, तो वो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल पहला है। इसको ओवरकम इस तरह करते हैं, हम डिसेंट्रलाइज करते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, आप अपने तमाम बिजनेस को स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं और उनको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, यानी हर यूनिट को कहते हैं अपने डिसीजंस आप खुद लें, ठीक है, बजाय कि सेंट्रलाइज अप्रोच अपनाई जाए। सेंट्रलाइज अप्रोच में सारे डिसीजन ऑल डिसीजन विल बी टेकन एट द हेड ऑफिस, और वो नहीं देखते कि भाई रीजन के लिहाज से डिसीजन होने चाहिए, वो डिसीजन सारे खुद करते हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज अप्रोच अच्छी होती है जब आपके बिजनेस डिफरेंट रीजन और डिफरेंट कस्टमर टारगेट आपके डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह फिर लार्ज बिजनेस लीड टू पुअर कम्युनिकेशन, तो लार्ज बिजनेस सारी बात है कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन जो है वो उसमें रॉन्गली इंटरप्रेट भी की जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद ऑपरेट द बिजनेस इन स्मॉलर यूनिट्स, ये वही वाली बात है, और आईटी का यूज़ करें। तो आईटी का यूज़ इक्विपमेंट और टेलीकम्युनिकेशंस का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। एक्सपेंशन कॉस्ट सो मच दैट बिजनेस इज शॉर्ट ऑफ फाइनेंस, कि बिजनेस शॉर्ट ऑफ फाइनेंस होता है, उसकी एक्सपेंशन जो है एक्सपेंशन की वजह से उसका फाइनेंस शॉर्ट हो जाता है, यानी कैश फ्लो का प्रॉब्लम आता है। नॉर्मली जब भी बिजनेस एक्सपेंड करता है तो हैवी कैश फ्लो चाहिए होता है उसके लिए, ग्रोथ में तो कैपिटल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, कैश भी आउट हो जाता है। तो एक्सपेंड मोर स्लोली, आप स्लोली एक्सपेंड करें। अगर आपके पास से 20 लाख है तो 10 लाख
की एक्सपेंशन करें, 10 लाख शुड बी 10 लाख शुड बी इन योर सेविंग और एज अ सरप्लस होना चाहिए, ताकि आप डे टू डे ऑपरेशन कॉस्ट को मीट कर सकें। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो फेल इसलिए नहीं होते, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, दे आर प्रॉफिटेबल बट वो फेल इसलिए होते हैं, दे हैव अ कैश फ्लो प्रॉब्लम। उनको कैश फ्लो प्रॉब्लम होती है कि कैश उनका, वो क्रेडिट पे सेल्स की होती हैं, वो कैश कलेक्ट करने में टाइम लगता है, आगे पेमेंट करनी होती हैं, उनके लिए कैश होता नहीं है, तो वो उनके सप्लायर भी अनॉयड होते हैं, उनके वर्कर्स भी उनके साथ काम करना छोड़ देते हैं और वो बिज़नेस फेल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंश्योर साथ साथ करें कि सफिशिएंट लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज़ अवेलेबल, के फाइनेंस अवेलेबल हो। फिर इंटीग्रेशन विद अनदर बिजनेस इज़ मोर डिफिकल्ट दैन एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्टाइल मैनेजमेंट स्टाइल यूज़ हो सकते हैं। आपका मैनेजमेंट स्टाइल डेमोक्रेटिक है, उनका ऑटोक्रेटिक है। तो जब भी आपने बिजनेस एक्वायर करना है तो आपने अपना उसके मैनेजमेंट स्टाइल को बड़े अच्छे से अडॉप्ट करवाना है, लोगों को रीज़न फॉर चेंज बतानी है। दे विल नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर चेंज, और उनको जो है दे शुड फील कंफर्टेबल व्हेन द न्यू मैनेजमेंट टेक ओवर। वाई सम बिजनेस रिमेन स्मॉल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करना है अपने एज इट इज़। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये 3 फैक्टर हैं जिन पे बिजनेस रिमेन स्मॉल डिपेंड करता है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अब कुछ टाइप ऐसी हैं जो कि बिजनेस की नेचर ही ऐसी है कि वो बिजनेस हैं स्मॉल रन है। जैसे कि एग्जांपल में हेयर ड्रेसिंग, कार रिपेयर, विंडो क्लीनिंग, कन्वीनियंट स्टोर, प्लम्बिंग, कैटरिंग, ये सारे बिजनेस पर्सनल इन नेचर होते हैं, पर्सनल सर्विसेज देते हैं। सो दे कैन नॉट बी ग्रो टू मच, तो ये ग्रो नहीं होते। अगर ये ग्रो ज़्यादा हो जाए तो पर्सनल सर्विस नेचर इनकी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए, और दूसरी बात, ये बिज़नेस ऐसे बिज़नेस है कोई भी किसी टाइम भी स्टार्ट कर सकता है। तो वो जब स्टार्ट करता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, तो कंपटीशन बढ़ता है तो कस्टमर डिवाइड हो जाता है। जब भी कस्टमर डिवाइड होंगे तो बिज़नेस स्मॉल रहेगा, रेवेन्यू स्मॉल रहेगा। आगे है मार्केट साइज़। मार्केट साइज़ का मतलब है कि नंबर ऑफ़ कस्टमर स्मॉल हैं। जो बात मैंने ऊपर की है वो भी इसमें अप्लाई होती है। टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर, मार्केट का मतलब टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर, तो वो स्मॉल एंड द बिजनेस लाइकली टू रिमेन स्मॉल। दिस इज ट्रू फॉर अ बिजनेस सच एज शॉप्स विच ऑपरेट रूरल एरिया फॉर अवे फ्रॉम द सिटीज़। इवन मैंने अब जो स्पेशलाइज नेचर की गुड्स हैं, जिस तरह लग्जरी कार्स हैं, उनके बायर ज़्यादा नहीं होते, बायर रेयर होते हैं, बल्कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ख़ास कस्टमर के लिए स्पेशलाइज कार बना के देती हैं, उनके ऑर्डर पे कस्टमाइज़ करके देती हैं। तो वो एक आध कार प्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, और वो स्मॉल बिजनेस रहता है। उसके बाद है ऑनर ऑब्जेक्टिव। ये भी एक बहुत अहम प्रेफरेंसेस है, क्योंकि ऑनर जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो नहीं चाहता कि कॉम्प्लिकेशंस में पड़े, स्ट्रेस में पड़े, वरी, उसको टेंशन लगे। वो नहीं चाहता कि उसका अपने सप्लायर जो स्टाफ है या जो कस्टमर है उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना रहे। वो चाहता है उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहे, तो इसलिए वो स्मॉल बिजनेस ही रखता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑनर समटाइम विश टू अवॉइड द स्ट्रेस इन वरिंग ऑफ रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, तो उसकी प्रेफरेंस है कि स्मॉल बिजनेस रहेगा, तो इसलिए वो स्मॉल रहता है। फिर एक कॉजेज ऑफ बिजनेस फेलियर। बिजनेस जो है वो मैंने सब इसमें अहम बात ये जानने की है कि जो नए बिजनेसेस हैं उनमें तकरीबन 80% बिजनेस ऐसे हैं जो अपनी फर्स्ट बर्थडे को मीट नहीं कर पाते, और वो फर्स्ट बर्थडे से पहले ही फेल हो जाते हैं। और वो फेल क्यों होते हैं, उनकी रीजंस क्या हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। और लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स है, जिस तरह दिस इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ न्यू बिजनेस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस कैन लीड टू अ बैड डिसीजन सच एज लोकेशन का प्रॉब्लम, हाई कॉस्ट है। फैमिली बिजनेस कैन फेल बिकॉज सन्स एंड डॉटर ऑफ द फाउंडर ऑफ द बिजनेस डू नॉट नेसेसरली मेक गुड मैनेजर्स। नॉर्मली फैमिली बिजनेस हमेशा फेल होते हैं, उसकी वजह यह है कि आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपका रिलेशन इनफॉर्मल होता है, और इनफॉर्मल जब रिलेशन होता है तो वो इनफॉर्मल रिलेशन जो है वो एफिशिएंसी वहाँ पे लो होती है, क्योंकि आपको वहाँ पे कह लें कि आपको थोड़ा सा वो फियर नहीं होता कि भाई अगर आप कुछ गलत भी करेंगे तो आप उससे पूछा नहीं जाएगा उस तरह से, या आपको निकाला नहीं जा सकता। तो अगर आप आउटसाइडर को बिजनेस में एज ए मैनेजर रखते हैं तो वो इस बात से बाखूबी अवेयर होता है कि अगर मैं अच्छा सा परफॉर्म नहीं करूँगा तो आई विल बी फायर्ड, और ये मेरी बैड रेपुटेशन ना सिर्फ यहाँ पे होगी बल्कि मार्केट में जब मैं नेक्स्ट टाइम जॉब करने के लिए जाऊँगा तो वहाँ पे भी ये मुझे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो फैमिली बिजनेस अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होने से आपका बिजनेस फेल हो जाता है। जैसे फेलियर टू प्लान फॉर चेंज इज़ फीचर इन मैनी ऑफ द लेटर चैप्टर। के चेंज, आप प्लान को चेंज क्यों जो चेंज को प्लान क्यों नहीं करते,
कि फ्यूचर में जो चेंज आएगा उसकी कोई प्लानिंग नहीं की, नई टेक्नोलॉजी, पावरफुल न्यू कंपैटिटर्स एंड मेजर इकोनॉमिक चेंजेस आ सकती हैं, तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अगर बिजनेस उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो फेल हो जाते हैं। लिक्विडिटी प्रॉब्लम और पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सबसे ज़्यादा बिजनेस फेल होते हैं उसकी कॉज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा होता है लेकिन उनके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, कैश नहीं इतना अवेलेबल होता क्योंकि उन्होंने क्रेडिट पे सेल्स की होती हैं, कलेक्शन नहीं कर पाते वो टाइमली, तो उन्होंने आगे जो पेमेंट वर्कर्स को करनी है, सप्लायर लैंडलॉर्ड को करनी है, गवर्नमेंट को करनी है, वो नहीं कर पाते, तो उनका बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है। तो लिक्विडिटी का मतलब है अवेलेबल अमाउंट जो उन्होंने अपनी लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए कैश अवेलेबल है, शॉर्टेज ऑफ कैश, दिस इज़ कॉल्ड लैक ऑफ लिक्विडिटी। तो वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए उनके पास कैश नहीं होता, तो वो बिज़नेस फेल हो जाता है। ओवर एक्सपेंशन यानी आपने ध्यान ही नहीं किया और आपने अपनी कॉस्ट को अपने उसको देखा नहीं है। इसको ओवर एक्सपेंशन का मतलब है कि आपने when a business expand too quickly it can lead to a big problem of management and finance. If they are not solved, the difficulty can lead to a whole business closing down. यानी आपके पास इतना कैश ही नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है और आप एक्सपेंड पे एक्सपेंड किए जा रहे हैं, तो आप रनिंग कॉस्ट को कैसे पूरी करेंगे अगर आप सारा पैसा एक्सपेंशन पे लगा देंगे। तो दीज आर द मेन रीज़न वाई न्यू बिजनेस आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ द फेलिंग। Many new business fail due to lack of finance and other resources, poor planning and inadequate research. In addition, the owner of new business may lack the experience and decision-making skills. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं. Who work for a larger business. This means that new business are nearly always more at risk of failing than existing business well established. अब नया बिजनेस फेल इसलिए भी होता है क्योंकि उसके पास कस्टमर चेन नहीं होती, उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि कंपैटिटर्स के पास ऑलरेडी कस्टमर जा रहे होते हैं, तो उसको टाइम लगता है। नया बिजनेस एट रिस्क होता है। इसी तरह ही जिस तरह आपका एक नया प्लांट ग्रो करते हैं तो वो एक छोटा सा प्लांट नन्ना मुन्ना सा होता है, उसको आपको आंधी तूफान और डिफरेंट चीज़ों से बचा के केयरफुली जो है वो वाटरिंग उसकी करनी होती है, उसके इर्द गिर्द बाउंड्री क्रिएट करनी होती है। तो इसी तरह नए बिज़नेस को भी ग्रो करने के लिए अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छे से जो है वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऐसा होता है तो कस्टमर आप जो है ना सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं बल्कि कस्टमर को रिटेन करने में भी आपको कोई मसला नहीं होगा और कस्टमर चेन बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, कल हम इंशाल्लाह इसके ये क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।